तो गौर क्या होगा ब्रो कि जो कुछ भी गिरता है तो वो धरती पे ही गिरता है कि नहीं? मान ले कि ये पेड़ है और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या फिर कोई फल गिर रहा है, या फिर हम लोग छत पे चढ़ गए और छत से कुछ भी फेंके, या फिर हम लोग नीचे से ही आसमान में कुछ फेंके, तो वो वापस धरती पे ही आके गिर गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो आसमान में ही चला गया? तो कभी सोचा है कि ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है, अगर आसमान में ही इसमें कुछ हो जाए, ठीक है, मान लेते हैं कि आसमान में ही आग लग गया और सब कुछ ऊपर में ही नष्ट हो गया, तो उसका पार्ट पुर्जा जो गिरेगा वो नीचे ही क्यों गिरता है धरती पे? ऊपर ऊपर ही क्यों नहीं रह जाता है? कभी सोचा है? नहीं ना? तो आज हम लोग इस टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्यों है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मास वर्सेस वेट क्या होता है, मास जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान और वेट को बोलते हैं वजन, दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद हम लोग देखने वाले बुयांसी, उत्प्लावन बल इसको बोलते हैं ना, बुयांसी क्या होता है। उसके बाद हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, घनत्व और रिलेटिव घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये होता क्या है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं पी वाई क्यू। इस पी वाई क्यू में देखो 4-5 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि इस टॉपिक से बार बार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो अधिकतर बार ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना सीख। हर एक चीज़ों को हम लोग जो पकड़ लेते हैं ना, भाई ये हमसे ना हो पाएगा, अरे ये पढ़ना पड़ेगा, अरे भाई इतना बड़ा चीज़, कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है किसी भी चीज़ के बारे में। हर एक चीज़ को लाइटली ले, हर एक चीज़ को। सीरियस मैटर है, कोई दिक्कत नहीं, लाइटली ले उसको। समझ गया? इग्नोर मत कर, लेकिन चीज़ों को लाइटली ले। तो आज हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें ब्रो, इस दुनिया में जो है, कोई भी चीज़ दूसरे चीज़ को आकर्षित करता है। ठीक है? चाहे हम लोग इंसान हो जाए, मान लेते हैं ये एक इंसान है और उसके पास में कुछ भी है, चाहे गाड़ी है, घोड़ा है, पेड़ है, पौधा है, घर है, कुछ भी, वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। समझ गया? अगर इसी के साइड में हम लोग मान लेते हैं कि ये एक बॉल रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक बॉल रखा हुआ है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, मतलब ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है, ठीक है, एक दूसरे को दोनों खींच रहा है। मान लेते हैं कि ये अपने पास एक ट्रक है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो ये ट्रक भी हमें खींच रहा है और हम लोग भी ट्रक को खींच रहे हैं। उसी तरह से ब्रो, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये हम लोग हैं। हम लोग की जगह पे तो कुछ भी ले सकता है, पेड़-पौधा, हवाई जहाज, घर, घोड़ा, गाड़ी जो भी हो, ठीक है? तो हम लोग पृथ्वी को खींचते हैं और पृथ्वी भी हम लोग को खींचता है। समझ में आया? लेकिन हम लोग का बल उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग भी खींच पा रहे हैं। और पृथ्वी के पास इतना ज़्यादा बल होता है जिसकी वजह से वो हम लोग को अपने में चिपकाए रहता है, ठीक है? तो ये जो बल है, जो कि एक दूसरे को खींच रहा है, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गया? अब हम लोग देखते हैं कि किताबी भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, हर वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है और इसे कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। समझा? पृथ्वी हर वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, इसी से वस्तुएं गिरती है। अब तो यहाँ पे ये समझ लो, ये बोला क्या है, हर वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। कहने का मतलब यह एक वस्तु है, मान लेते हैं ये पेड़ है, ठीक है, और ये एक इंसान है, या फिर मान लेते हैं ये एक गाड़ी है, ये एक पेड़ है, ये एक घर है, और ये कुछ भी मान ले यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इसको खींच रही है और ये भी इसको खींच रहा है। समझ में आया, एक दूसरे के पास। तो इसी खींचने वाली फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और पृथ्वी जो है हर एक चीज को खींचती है। तू देखेगा कैसे? तू देखेगा एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते नीचे गिर रहे हैं, पेड़ नीचे गिर रहा है, पेड़ की टहनियाँ, फल गिर रहा है नीचे, है ना? अब हम लोग छत पे जाते हैं, छत पे जाने के बाद वहां से हम लोग एक पत्थर को फेंकते हैं या फिर किसी बॉल को गिराते हैं या फिर कोई भी सामान गिराते हैं, तो वो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। समझा, धरती पे। तो ये होता क्यों है, पृथ्वी भी वो सामान को अपनी ओर खींच रहा है। अब बोलेगा ब्रो, हम लोग जो खींचते हैं वो पता क्यों नहीं चलता है, ठीक है, और पृथ्वी जो खींच रहा है वो पता कैसे चलता है। तो यहाँ बात ये है कि जो ज्यादा बड़ा होगा उसके पास ज़्यादा खींचने का शक्ति होगा। अब पृथ्वी के मुकाबले हम लोग इतना पिद्दी सा है, इतना छोटा सा है, समझ गया ब्रो? तो हम लोग जो खींच रहे हैं वो पता नहीं चलता, लेकिन पृथ्वी जो खींचता है वो पता चलता है। कैसे पता करें कि पृथ्वी हमें खींचता है या नहीं? तो तू देखेगा जितना भी इंसान है, घर है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब पृथ्वी के ये धरती पे ही है ना? पृथ्वी में चिपका हुआ है। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इसके पास जो ताकत है हम लोगों से ज़्यादा है। समझ गया? इसी ताकत को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर तेरे को बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, तो ये समझ ब्रो, पृथ्वी के पास एक ताकत है, ठीक है? एक जादू है जिस वजह से वो सब चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। उसी ताकत को, उसी जादू को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गया? अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये होता क्या है? सबसे पहले ये समझ कि ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्होंने दिया था? न्यूटन ने दिया था। हम लोग जो अभी तक बुक पढ़ते आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। लेकिन जब तू अपना इंडिया का वैदिक पुराण पढ़ेगा तो उसमें एक ऋषि है जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, ठीक है?
इन्होंने 7वीं सेंचुरी में ही बताया था कि ग्रेविटेशन नाम का कोई चीज होता है जिसकी वजह से हम लोग पृथ्वी में चिपके हुए हैं या फिर कोई भी चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है। हम देखो एक बात और बताना चाहेंगे ब्रो, कि सिर्फ पृथ्वी में ही आकर्षण का बल नहीं है ना, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये किसी भी वस्तु में आकर्षण का बल हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, चाहे तेरे पास रखा हुआ पेन हो, फोन हो, मोबाइल हो, तो खुद है, तेरे पास घर है, गाड़ी है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब में एक आकर्षण का बल है। अब बात यह है कि कौन किसके तरफ आकर्षित होगा। तो ये डिपेंड करता है कौन ज्यादा बड़ा है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है। उस द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, मास। ठीक है। अगर मास ज्यादा है तो ज्यादा उसके अंदर खींचने का ताकत होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब तू बोलेगा एक कोई डेमो करके दिखा भाई मेरे को। तो हम तेरे को एक एग्जांपल करके दिखा सकते हैं। जैसे तू देख, ये रहा पृथ्वी अपना, और ये रहे हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पृथ्वी को खींचते हैं अपनी ओर। ठीक है। और पृथ्वी भी हमें अपने ओर खींचता है। लेकिन हम लोग का जो खींचने का ताकत पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के मुकाबले एकदम पितली सा है, छोटा सा है। समझ गए आप लोग। लेकिन पृथ्वी में जो खींचने का ताकत है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण हम लोग क्या क्या होते हैं, उसके कारण हम लोग पृथ्वी में ही रहते हैं, जमीन पे ही चिपके रहते हैं। अगर कोई हवाई जहाज उड़ के जा रहा है ना, तो तू देखिएगा हवाई जहाज ज्यादा पेट्रोल खर्च करता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से दूर जाने के लिए ज्यादा ताकत लगाता है। क्योंकि पृथ्वी में ताकत है खींचने का, और उसको दूर जाना है आसमान में, तो वो ज्यादा ताकत लगाता है ऊपर जाने के लिए, तो उसमें ज्यादा पेट्रोल भी लगता है। समझ गए आप लोग। और तू एक बात गौर करेगा कि ये रहा अपना पृथ्वी, समझ गया, और ये रहा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। समझ गया। ये जो फोर्स है ये चंद्रमा को अपनी ओर खींचे रखता है। लेकिन उतना भी ताकतवर ये नहीं है चंद्रमा के मुकाबले, इसलिए जो है पूरा अपने धरती पे नहीं सटा पाता है ये। समझ गया। एक दूरी पे ही इसको घुमाते रहता है। अब तू एक बात और समझ कि ये रहा अपना सूरज, सन। ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर ग्रह जो होता है वो घूमते रहता है। पहले कौन घूमता है, बुध। यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी घूमता है, यहाँ पे फिर मंगल घूमता है ना। ऐसे करके और भी ग्रह घूमते रहते हैं। तो पहले कौन घूमता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति। उसके बाद फिर घूमता है शनि। उसके बाद फिर अरुण। उसके बाद फिर है वरुण। तो ये जो है घूमते रहते हैं। तो सूरज के चारों ओर सारा ग्रह जो होता है वो घूमते रहता है, घूमते रहता है। ऐसा क्यों होता है, सूरज के ही चारों ओर क्यों घूमता है? क्योंकि सूरज के अंदर इतना ताकत होता है कि इस सारे ग्रह को अपनी ओर खींचे रखता है। समझ गया ब्रो, इसलिए ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। लेकिन इतना भी ज्यादा ताकत नहीं है कि सूरज अपने अंदर इन सारे ग्रह को समाहित कर ले। समझ गया ब्रो। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी इस संसार में चीज है उसके अंदर आकर्षण का बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से एक दूसरे को खींच के रखता है अपनी ओर। समझ गया। अब जिसमें ज्यादा ताकत होगा वो उस चीज को अपने अंदर संभालेगा लेगा। पृथ्वी में ज्यादा ताकत है इसलिए वो अपने सतह पे हम लोग को रखता है। समझ गया ब्रो। तो कहने का मतलब ये है ब्रो, जो ज्यादा बड़ा होगा, जिसके अंदर ज्यादा मास होगा, द्रव्यमान, वो दूसरे चीज को उतना ज्यादा खींचेगा। समझ गया। सूरज का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए पृथ्वी को खींच लेता है, क्योंकि सूरज के मुकाबले पृथ्वी का द्रव्यमान कम है। समझ गया आप लोग। अब पृथ्वी के मुकाबले हम लोग का द्रव्यमान क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग पृथ्वी के सतह पे रहते हैं, है कि नहीं। पृथ्वी से हम लोग दूर जाना चाहते फिर भी नहीं जा पाते हैं। अगर तू मान ले पृथ्वी के सतह पे खड़ा है और यहाँ से तू छलांग लगाया, मतलब ऊपर आसमान में उछला, ठीक है, तो तू मान लेते हैं इतना उछल पाया, लेकिन यही तू चंद्रमा पे चला जाएगा और वहां पे उछलेगा ना, तो वहां पे तू इससे ज्यादा उछल पाएगा। समझ गया आप लोग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है, वो है 1.64 मीटर पर सेकेंड। समझ गया ब्रो। इसलिए वहां पे हम लोग ज्यादा उछल सकते हैं। वहां पे जो खींचने का ताकत है चंद्रमा का वो कम है, पृथ्वी पे ज्यादा है, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं उछल पाते। शायद तू समझ पा रहा हो। अगर तू नहीं समझ पा रहा है तो कमेंट कर, हम तेरे को कमेंट में और अच्छे से समझा देंगे, नहीं तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है। और बिना शर्माए कमेंट वगैरह किया कर ब्रो, जहां समझ में नहीं आया या फिर हम जहां पे गलत पढ़ा दे वहां पे तू कमेंट करके मेरे को सही कर दिया कर। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में बताया था कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब हर वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर। समझ गया। जिस तरह से पृथ्वी जो है हर एक चीज को खींचती है, इसीलिए पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं, फल फ्रूट गिरता है ना, वो सब पृथ्वी पे ही, मतलब धरती के सतह पे ही गिरता है। समझ गया ब्रो। हम लोग आसमान में कुछ भी उछालते हैं वो वापस हमारे धरती पे ही गिरता है, इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, ठीक है, कि किसी चीज के ऊपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया जिसका जो है F = G m1 × ये m1 m2 में समझना, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, गुना, m1 × m2/r²। अब हम देखो इसको तोड़ तोड़ के समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तो ये समझ एफ क्या है। एफ जो है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब आकर्षण का बल, कोई चीज के अंदर कितना बल है जिससे कि वो आकर्षित कर रहा है किसी भी चीज को। ठीक है। दूसरा है जी, ठीक है, ये वाला जी, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है 6.674 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी
स्क्वायर्ड, है ना? ये चाहे तू पृथ्वी पर रह, या फिर चंद्रमा पे चला जा, मंगल पे चला जा, जंगल में चला जा, पानी के अंदर चला जा, ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा ये वैल्यू। समझ गया? इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? एक जी और होता है, ये छोटा वाला जी। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ये हम तेरे को आगे बताने वाले हैं। उसके बाद ये M1 और M2 क्या है? M1 और M2 इसको क्या बोलते हैं? मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब तेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे ऑब्जेक्ट में तू मान लेते तेरे पास घर है, या फिर इस संसार में कुछ भी तू मान ले, है ना? कि एक घर हो गया, एक हवाई जहाज हो गया, एक फोन हो गया, एक लैपटॉप हो गया, एक तू हो गया, एक तेरा भाई हो गया, कुछ भी, है ना? तो उसका जो मास है, द्रव्यमान, मास और वेट, द्रव्यमान और वजन दोनों अलग अलग चीज है, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। उससे पहले तो ये समझ, जो द्रव्यमान है, पहले का द्रव्यमान हो जाएगा M1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान हो जाएगा M2। समझ गया? तो वही M1 M2 लिखते हैं हम लोग ये। उसके बाद ये आर स्क्वायर क्या है? ये आर स्क्वायर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अब ये समझ, ये तेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट और ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसका जो सेंटर है, पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर मान लेते ये है, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर है। समझ गया ब्रो? अब इसके बीच में जो दूरी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच एक लाइन खींच। ये जो दूरी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर। समझ गया ब्रो? अब हम तेरे को बताने वाले हैं इस फॉर्मूला के बारे में। ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, ठीक है? तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को ले आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब हम तेरे को यहाँ पे बताते हैं कि ये M1 और M2 यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे ये हो गया अपना F, और F इक्वल टू हो गया क्या? M1 इंटू M2। अब कहने का मतलब ये है, ये हो गया आकर्षण का बल। अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये हो गया अपना पहला ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसके द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके द्रव्यमान को बोलेंगे M1, और इसके द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? तो इसके द्रव्यमान को बोलेंगे हम लोग M2। ठीक है? तो ये कहता क्या है? ये कह ये रहा है कि जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आकर्षण का बल होगा। अगर ये 60 kg का है, ये भी 60 kg का है, तो दोनों में आकर्षण का बल सेम होगा। ये भी उतने बल से ही इसको खींच रहा होगा, ये भी इतने बल से ही इसको खींच रहा होगा। यहीं पे अगर दो गो बॉल है, छोटा सा, है ना, जिसका मास M1 है और इसका भी मास M2 है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल जो होगा, ये कम होगा। अगर इसी की जगह पे हम लोग मान लेते हैं बड़ा सा दो गो बिल्डिंग है कि नहीं, तो दोनों के बीच में आकर्षण का बल जो होगा ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है, आकर्षण का बल डिपेंड किस पे करता है? आकर्षण का बल डिपेंड करता है मास पे, द्रव्यमान पे। जो जितना ज्यादा बड़ा, वो उतना ज्यादा ताकत से दूसरी चीज को अपनी ओर खींचेगा। इसीलिए क्या होता है ब्रो, इसी चीज के कारण हमारी पृथ्वी हम लोगों को अपनी ओर खींच के रखती है, क्योंकि इसमें ज्यादा द्रव्यमान है, इसका मास जो है ज्यादा है, और हम लोग का मास इतना पिद्दी सा है। हम लोग पृथ्वी के सामने में हम लोग को खड़ा कर दिया जाए तो कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए हम लोग जो खींचते हैं, हम लोग का बल पता नहीं चलता है, लेकिन पृथ्वी जो खींचता है तो हम लोग को अपने अंदर चिपका के रखता है। समझ गया? तो मास मैटर करता है, द्रव्यमान मैटर करता है। समझा? आप शॉर्ट में बताएं तो जो जितना ज्यादा द्रव्यमान वाला चीज है, वो उतना ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगा। जिसका द्रव्यमान कम है, वो कम ताकत से अपनी ओर खींचेगा। समझ गया? अब हम तेरे को समझाते हैं ये आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो इसको क्या लिखेंगे? F इक्वल टू 1/r²। अब 1/r² क्यों है? क्योंकि ये बाई में है। ठीक है? तो ऊपर वाली चीज को अगर हम लोग भूल जाते हैं तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है? 1/r²। समझ गया? इसका क्या कहना है? इसका कहना ये है, अगर दो वस्तु के बीच में दूरी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो इसके बीच में जो बल लग रहा है, वो 4 गुना घट जाएगा। समझा? ऐसा क्यों? तो एग्जाम्पल से ये समझ लो, ये अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक? अब इसका मास जो है, इसका मास क्या हो जाता है? इसका मास हो जाता है M1, और इसका मास क्या हो जाता है? M2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर है, ठीक? और ये एक दूसरे को कितने बल से खींच रहा है? मान लेते हैं हम लोग 100 न्यूटन के बल से खींच रहा है। समझा? अब क्या होता है, इसका दूरी हम लोग बढ़ा देते हैं। ये यहाँ था और ये यहाँ आ गया, ठीक है? यहाँ सेंटर से एक लाइन खींचती है, डिस्टेंस नापते हैं हम लोग सेंटर से। अब इसका दूरी क्या हो गया? इसका दूरी हो गया 20 मीटर। तो 20 मीटर हो गया, कहने का मतलब पहले 10 मीटर था, अब ये 20 मीटर हो गया। दूरी दुगना हो गया। तो अब ये जो बल लग रहा है इसके बीच में, पहले 100 न्यूटन लग रहा था, अब 4 गुना घट जाएगा। समझा? तो 100 इंटू 1/4 कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 25 न्यूटन। समझा? तो कहने का मतलब ये है कि बल जो है, ये आकर्षण का बल डिपेंड करता है दूरी पे भी। जो जितना ज्यादा दूर है, उस पर उतना कम आकर्षण का बल होगा, और जो जितना ज्यादा करीब है, उस पर ज्यादा आकर्षण का बल लगता है। समझ गया लोग? अगर आसानी से तेरे को एक बार और बता दे, तो किसी भी चीज के बीच में अगर डिस्टेंस दुगना होगा, है ना, 2 गुना अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसमें जो बल लग रहा है आकर्षण का, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो 4 गुना घट जाता है। समझ गया? अब हम लोग देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल को हिंदी में बोलते हैं नी पतन।
ठीक है? अगर तू समझ गया ग्रेविटेशन क्या होता है, तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले ही तू ये समझ कि तू छत पे गया, ठीक है? छत पे जाने के बाद तू क्या किया, वहां से तू एक बॉल को नीचे जमीन पे छोड़ दिया, ठीक है? इस पे तू कोई बल नहीं लगाया। एक होता है ना कि हम लोग झटका से नीचे फेंकते हैं किसी चीज को, तो वो फेंका नहीं, ठीक है? उसके ऊपर कोई हवा का प्रेशर नहीं है कि हवा बढ़ रही है तो और तेजी से वो नीचे जाए ना, ठीक है? बिल्कुल शांत माहौल है। और तू वहां छत पे गया और हाथ से बॉल को बस नीचे गिरा दिया, कोई बल नहीं लगाया। तो वो जो गिरेगा, वो किस वजह से गिरेगा? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरेगा, है ना? पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी। तो यही जो गिर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग फ्री फॉल। समझ गया? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्व बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है, तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। समझ गए आप लोग? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होना चाहिए, मतलब ग्रेविटी के बाद उस पे कुछ ना लगे, मतलब तू उसको झटके से नीचे नहीं फेंकेगा या फिर कोई हवा का दबाव वगैरह नहीं होगा, इस सबको इग्नोर कर देंगे हम लोग। समझा? कोई भी फोर्स नहीं, ना ही उसको हम लोग नीचे धक्का देंगे, ना ही कोई एयर का रेजिस्टेंस वगैरह होगा, ये सारी चीजों को हम लोग इग्नोर करेंगे। समझ गया ना ब्रो? तो वो जो बॉल गिरेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। समझा? अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। समझा? और इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी, इस जी को क्या बोलते हैं? इस जी का फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो स्पीड है, समझ गया? उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही आसान भाषा में हम तेको समझाएं। अब हम तेको समझाते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, समझा? तो इससे पहले तो ये समझ, फ्री फॉल में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, वो हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से फास्ट होता है, क्योंकि अर्थ उसे कंटिन्यूअसली खींच रहा होता है। समझा? अगर नहीं समझा तो तू ऐसे समझ, जब हम लोग छत पे गए, ठीक है, और वहां से हम लोगों ने एक बॉल को नीचे गिराया, और इस बॉल पे हम लोग कोई भी बल नहीं लगाए थे, और हवा का जो दबाव है उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये जो बॉल गिर रहा है, उस ये बॉल सिर्फ गिर रहा है ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रहा है, ठीक है? और ये जो नीचे गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण ऐसा तो नहीं है कि अभी लगा फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लिया गुरुत्वाकर्षण, फिर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो हमेशा लगते रहता है। समझ गया ब्रो? तो जैसे ही बॉल ऊपर था, ऊपर से नीचे गिरा, तो उसका जो पहले स्पीड होगा, एक्सेलरेशन, त्वरण, समझ गया? त्वरण को आसान भाषा में तू समझ स्पीड। उस बॉल का जो स्पीड होगा, वो पहले क्या होगा? पहला सेकंड में होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ गया? लेकिन तो यहाँ पे तू क्या देख रहा है? यहाँ पे है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? ये इस स्क्वायर का मतलब ये है कि पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड है स्पीड। समझ गया? एक्सेलरेशन। हम तेरे को स्पीड बोल के समझा रहे हैं ताकि तू समझ पाए। दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा? दूसरे सेकंड में होगा इसका स्पीड दुगना हो जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड है, इसका दुगना क्या हो जाता है? 19.6 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे सेकंड में ये स्पीड है, समझ गया? तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा? तीसरे सेकंड में इसका स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड फिर से बढ़ जाएगा। तब दूसरे सेकंड में था 19.6 मीटर पर सेकंड, अब तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा? 29.4 मीटर पर सेकंड। समझ गया? चौथे सेकंड में क्या हो जाएगा? तो फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड जुड़ जाएगा। तो इसमें तू जब जोड़ेगा तो 29.4 मीटर पर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड, तो अब क्या हो जाएगा? तो अब हो जाएगा 39.2 मीटर पर सेकंड। समझा? तो इस हिसाब से बता, पांचवें सेकंड में इस बॉल का स्पीड क्या होगा? कमेंट में तू बता दे, ठीक है? तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। पहले सेकंड में स्पीड था 9.8 मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब पहले जो बॉल गिरा तो वो इतना स्पीड था कि एक सेकंड में वो 9 मीटर कवर करेगा। लेकिन दूसरे सेकंड में इतना स्पीड हो गया कि वो 19 मीटर कवर करेगा। तीसरे सेकंड में इतना स्पीड हो गया कि एक सेकंड में ही वो 29 मीटर कवर करेगा। समझ गया? चौथे सेकंड में इतना स्पीड बढ़ गया कि जहां पहले एक सेकंड में 9 मीटर कवर कर पा रहा था, ठीक है, 9.8 मीटर, अब लेकिन चौथे सेकंड में ये सीधा का सीधा 40 मीटर कवर करेगा। समझ गया? अप्रोक्स बता रहे 40 मीटर, जबकि 39.2 मीटर कवर करेगा। इसी तरह से पांचवें सेकंड के में इतना स्पीड हो जाएगा कि वो एक सेकंड के अंदर कितना स्पीड कवर कर पाएगा, तो वो कमेंट में बता मेरे को। तो यहाँ पे हम लोग फ्री फॉल भी समझ गए, ठीक है? अब हम लोग देखने वाले हैं मास वर्सेस वेट क्या होता है। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और वेट को हिंदी में बोलते हैं वजन। समझा? सबसे पहले तो ये समझ, इसको हम एक पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ा चुके हैं, मास वर्सेस वेट क्या होता है। हम तेको यहाँ कार्ड में तेको दिख रहा होगा, वहां पे हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाएं, और अभी भी हम अच्छे से ही समझाएंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में हम समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो, ये तू है, ठीक है? तू वही इंसान है जो अपने घर में है लुंगी पहन के, ठीक है, गमछी पहन के। और तू वही इंसान है जो किसी के भोज में जाता है, तो गमछी पहन के तो नहीं जाता है, अच्छा कपड़ा पहन के जाता है। समझ गया? तू वही इंसान है जिसको घर में कोई वैल्यू नहीं देता है, जबकि तू डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। लेकिन तू वही इंसान है, जैसे ही ऑफिस पहुंचता है वहां वैल्यू हो जाता है कि अरे डॉक्टर साहब आए हैं, इंजीनियर साहब आए हैं। समझ गया ब्रो? तो उसी तरह से मास क्या होता है? मास होता है द्रव्यमान, मतलब कोई भी वस्तु को बनाने में जो मटेरियल लगा है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। समझ गया? चाहे इंसान को बनाने में लगा हो, घर बनाते हैं हम लोग, है ना, कोई गाड़ी बनाते हैं, तो उसमें जो मटेरियल लगा है उसका जो द्रव्यमान है, समझ गया, उसको हम लोग बोलते हैं मास। और
जिस तरह से हम लोग उठ के दूसरे के घर में गए तो अपना कपड़ा चेंज करके गए, हम लोग उठ के जाते हैं ऑफिस तो अपना लहजा चेंज हो जाता है, सब बोलता है अरे डॉक्टर साहब आए, इंजीनियर साहब आए। उसी तरह से जब इस मास को हम लोग उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, चाहे वो पृथ्वी पे हो, या फिर हम लोग चंद्रमा पे चले गए, या फिर पानी के अंदर चले गए, है ना, या फिर हम लोग मंगल ग्रह पे चले गए, तो उसका जो वजन, जो वेट होता है वो बदल जाता है। समझ गया? जिस तरह से हम लोग का लहजा बदल गया था, उसी तरह से इसका वजन बदल जाता है, वेट। समझ गया? अब हम तेरे को बताते हैं ये होता किस कारण से है। सबसे पहले तो ये समझ कि इसका नेचर क्या होता है, ठीक है? द्रव्यमान जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब तू वही इंसान है जो कि अपने घर में भी है, तू वही इंसान है जो दूसरे के घर में भी है, तू वही इंसान है, अगर तेरे को चंद्रमा पे भेज देंगे तो वही इंसान रहेगा, मंगल ग्रह पे भी तू वही इंसान रहेगा। ऐसा थोड़ी है तेरा हाथ बदल जाएगा, तेरा आंख बदल जाएगा ना, तू इंसान वही रहेगा, तेरे शरीर में जो जो चीज है वही सेम चीज रहेगा। समझ गया? उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आने वाला है। तो द्रव्यमान जो होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन वेट जो होता है, भार, वो बदलता है। बदलता किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। समझा? कहने का मतलब ये है ब्रो कि पृथ्वी पे तेरा वजन अलग होगा और चंद्रमा पे तेरा वजन अलग होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर किस स्पीड से खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन चंद्रमा पे कोई भी चीज किस स्पीड से खींचाता है चंद्रमा की ओर? वो खींचाता है, उसका वैल्यू क्या है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया? तो अब तो यहाँ पे तू देख सकता है, पृथ्वी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चंद्रमा है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब पृथ्वी के मुकाबले में चंद्रमा पे जो बल लग रहा है, खिंचाव बल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 1/6 टाइम कम है। अगर पृथ्वी पे तेरे ऊपर बल लग रहा है, मान लेते हैं 60 न्यूटन का, तो चंद्रमा पे जो बल लगेगा वो लगेगा तेरे ऊपर 10 न्यूटन का। समझ गया? तो कौन चीज के ऊपर कितना बल लगेगा वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर। तो वही लिखा हुआ है, चेंज विद ग्रेविटी। समझ गया? अब हम लोग देखते हैं ऐसा यूनिट। तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी, किलो में नापते हैं हम लोग। समझ गए? लेकिन वजन का ऐसा यूनिट क्या होता है? वजन जिसको हिंदी में भार बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। समझा? न्यूटन को शॉर्ट में एन लिखते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो मास का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको नाप सकते हैं बीम बैलेंस से। समझ गया? वेट, वेट का फॉर्मूला होता है, अगर भार निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है जो होता है W = mg। अब ये होता क्या है ये समझ पहले तुम। सबसे पहले W का मतलब होता है वेट, M का मतलब होता है मास, द्रव्यमान, ठीक है, और जी का मतलब होता है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटी जो होता है वो हर एक जगह बदलता है। पृथ्वी पे जो है, अर्थ पे, इसका वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया? लेकिन मून पे इसका क्या वैल्यू है? इसका मून पे वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? तो अब हम लोग देखते हैं ब्रो कि अगर मान लेते हैं हम लोग का मास जो है, द्रव्यमान जो है, वो है 100 केजी, ठीक है, तो पृथ्वी पे अपना भार कितना होगा, वेट कितना होगा, और चंद्रमा पे कितना वेट होगा? तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। समझ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास अपना हो जाएगा 100 केजी, क्योंकि मास कभी बदलता नहीं है। चंद्रमा पे भी सेम मास रहेगा, पृथ्वी पे भी सेम मास रहेगा। तो पानी के अंदर घुस जा, समुद्र के अंदर भी सेम मास रहेगा। तो मंगल ग्रह पे चला जाओ, वहां पे भी सेम मास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया अपना मास 100 केजी। और पृथ्वी पे ग्रेविटी कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया? और चंद्रमा पे कितना है? वहां पे है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? तो जब इसको तू सॉल्व करेगा तो पृथ्वी पर तेरा वजन आ जाएगा ब्रो यहाँ से सिंपली 980 केजी, ठीक है, और चंद्रमा पे तेरा वजन आ जाएगा 160 केजी। और तेरे को पता ही है, चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लगता है। समझ गया? तो वहां पे वजन कम आएगा, भार जो है तेरा वो कम आएगा। और पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। समझ गया? तो यहाँ पे जो अपना भार आएगा वो ज्यादा आएगा। समझा? हम लोग चंद्रमा पे तो अपना वजन नाप लिए, ठीक है, कि हम लोग का भार कितना है। हम लोग पृथ्वी पे भी अपना भार नाप लिए, वेट कितना है, हम लोग चंद्रमा पे भी नाप लिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग का मास 100 केजी है, अगर हम लोग सूरज पे चले जाते तो वहां पे हम लोगों का वेट कितना आएगा, भार कितना आएगा? तो सन का सबसे पहले ग्रेविटेशनल वैल्यू क्या होता है? वो होता है 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना मास कितना है? अपना मास है 100 केजी, ठीक। और वहां पे ग्रेविटी कितना लगेगा सन पे जाने पे? 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया? जब इसको तू सॉल्व करेगा तो ये आएगा 27,400 केजी। कहने का मतलब ये है ब्रो कि तू पृथ्वी पे 980 केजी का था, तेरा वजन जो था, भार, चंद्रमा पे गया तो 160 किलो का हो गया, और जैसे ही तू सूरज पे गया तो 27,400 केजी का हो गया। मतलब तू जब सूरज पे जाएगा तो अपने आप को बहुत भारी महसूस करेगा, बहुत भारी। चंद्रमा पे जाएगा तो बहुत हल्का महसूस करेगा। समझ गया फिर? अगला देखते हैं इसको नापते कैसे हैं। तो इसको नापते हैं हम लोग, मास को, द्रव्यमान को बीम बैलेंस से, और वेट को नापते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से। समझ गया? ये किस चीज से इफेक्ट होता है, मतलब प्रभावित होता है?
तो ये जो अपना द्रव्यमान होता है किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता है। हम लोग जो चंद्रमा पे हैं, हम लोग जो पृथ्वी पे हैं, हम लोग जो सूरज पे जाने पे हैं, बृहस्पति ग्रह पे हैं, है ना, सब जगह सेम ही है हमारा द्रव्यमान, कहीं बदलेगा नहीं। लेकिन ये जो भार है, ये बस भार बदलेगा। जहां पे जिसके पास जितना ज्यादा ताकत होगा खींचने का, वहां पे हम लोग उतना ज्यादा ही हैवी फील करेंगे। समझ गए आप लोग? वही लिखा हुआ है, मून पे भी मास सेम रहेगा, लेकिन वजन जो होगा अपना पृथ्वी के मुकाबले 1/6 गुना घट जाएगा। समझा? क्योंकि वहां जो ग्रेविटी लगता है वो लगता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पृथ्वी पे जो लगता है वो लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ब्रो, आई होप कि तू यहाँ तक समझ गया है। अगर तेरे को कुछ भी समझ में ना आए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। तू वापस से इसको रिपीट करके देख ले, और साथ ही साथ तू कमेंट में भी पूछ, ठीक है? हम तेरे को और अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रो, बुओयंसी क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यस्त बल। समझा? ये होता क्या है, तू पहले से इस चीज को जान रहा है, समझ गया? बस इसको जो हमारे बुक में आ गया तेरे को लगा नया चीज है ना, नया चीज नहीं है, पहले से ही हम लोग जानते हैं। जब हम लोग किसी नदी में जाते हैं, है ना, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, कोई नदी हो गया, है कि नहीं, तो तू जैसे ही पानी में जाएगा तो तू फील करेगा कि अपने आप को हल्का हो गया है तू। ठीक है? यहाँ धरती पे जो ज़मीन पे हम लोग खड़ा थे तो अपने आप को हैवी फ़ील कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पानी में गए तो अपने आप को हल्का फ़ील करने लगे। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि पानी हम लोगों को ऊपर की ओर धकेलती है। समझ गया? पानी हम लोग को ऊपर की ओर धकेलती है, समझा? इसी वजह से हम लोग पानी में हल्का महसूस करते हैं। तो यही लिखा हुआ है ब्रो, कि जब कोई वस्तु, द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड, या गैस, ठीक है, में डाली जाती है तो वो एक ऊपर की ओर बल अनुभव करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं। इसी वजह से चीज़ें तैरती है। समझा? अगर हम तेरे को और एक तरीका से समझाएँ ब्रो, तो जैसे नदी में क्या होता है, नदी में हमारा नाव तैरता है। नाव क्यों तैर रहा है? क्योंकि नाव का जो वज़न है, भार है, समझा? वो भार बुओयंट फोर्स से कम है। वेट जो है, वो बुओयंट फोर्स से कम है। इसलिए वो तैर पा रहा है। कहने का मतलब ये है, पानी जो बल लगा रहा है, ऊपर धकेल रहा है, वो ज़्यादा है नाव के भार से, वेट से, इसलिए वो ऊपर तैर रहा है। अब कोई पत्थर को अगर हम लोग पानी में डालते हैं, तो वो पत्थर डूब जाएगा। ऐसा इसलिए कि पत्थर का वज़न जो है, वो ज़्यादा है। पत्थर पे जो पॉइंट फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है, वो कम है। समझ गया? तो जब अब कम है पॉइंट फोर्स और पत्थर का वजन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पत्थर डूब जाएगा पानी के अंदर। अगर अभी भी तू नहीं समझ पा रहा है, तो ये समझ, जब हम लोग पानी में जाते हैं तो वहां पे दो फोर्स लगता है। समझा? एक फोर्स लगता है ऊपर से नीचे की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, है ना? ग्रेविटी क्या करता है, ये हो गया अपना जमीन, और ये हो गया अपना पानी, ये अपना पानी भरा पड़ा है। तो ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी क्या करेगा, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चीजों को क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा। समझ गया? और दूसरा क्या होता है, पानी। पानी क्या करती है, चीजों को ऊपर की ओर धक्का देती है। ये ऊपर की ओर धक्का देती है। समझा? और पानी जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइंट फोर्स, बॉइंसी बोलते हैं। है कि नहीं? और तेरे को ये भी पता है, किसी भी वस्तु को वेट जो होता है, वजन जो होता है, वो ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो अब तू ये समझ ब्रो, अगर बॉइंट फोर्स, जिसको हम लोग बॉइंसी बोलते हैं, बॉइंट फोर्स किसी भी चीज के वजन से ज्यादा हुआ, तो चीज क्या करेगी, चीज तैरेगी। समझा? फ्लोट करेगी। दूसरा, अगर बॉइंट फोर्स किसी के वजन से कम होगा, तो वो क्या करेगा, वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। समझ गया? अगर बॉइंट फोर्स, समझा, उसके वजन से बराबर निकला, तो क्या होगा, वो बीच में रहेगा। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पानी के बहुत ऊपर ही नहीं रहते हैं, और हम लोग पानी के एकदम नीचे भी नहीं रहते हैं। समझ गया? हम लोग बीच में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉइंट फोर्स होता है और वेट होता है वो बराबर होता है लगभग। और तू एक बात गौर करना ब्रो, अगर तू ज्यादा हाथ पैर चलाया पानी में जाने के बाद, तो तू डूबने लगेगा। समझा? इसीलिए कहा जाता है, अगर आप डूब रहे हो तो अपना हाथ पैर मत चलाओ, एकदम छटपटाओ मत, अपने आप को शांत छोड़ दो। और जहां तक हो, हाथ फैला दो, पैर भी फैला दो। इससे क्या होता है, हम लोग ज्यादा पानी को हटा पाते हैं। पॉइंट फोर जो है वो ज्यादा एरिया में लग पाता है। समझ गए आप लोग? इसके वजह से हम लोग पानी के ऊपर आ जाते हैं। और जिस तरह से ब्रो पानी किसी भी चीज को ऊपर की ओर धक्का देता है, हमारा जो गैस होता है ना, वो गैस का भी यही नेचर होता है, किसी भी चीज को ऊपर की ओर धक्का देता है। तो गौर करेगा, जब हम लोग हवा में बैलून को छोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बुयांसी भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये आर्किमिडीज कौन थे? आर्किमिडीज नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने बताया क्या। सबसे पहले तू गौर करेगा ब्रो, अगर तू गंगा जी गया होगा या फिर कोई भी नदी गया होगा, ठीक है, तो उसमें जब से तू पानी के अंदर घुसता है, तो तू अपने आप को हल्का महसूस करता है। समझ गया? या फिर कोई भी वस्तु को तू पानी के अंदर लेके जाता है तो हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकालता है तो वो भारी लगता है तेरे को। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग की बॉइंसी फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल। ठीक है? तो इसी फोर्स की वजह से हम लोग को हल्का महसूस होता है। तो आर्किमिडीज ने इसी चीज को देखा, और उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, ठीक है, तो वह ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है, जो विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो उनके कहने का मतलब ये था ब्रो, अगर तू कोई भी वस्तु को पानी के अंदर डुबाता है,
तो यहाँ पे अपने पास एक बाल्टी है जिसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक, अब हम लोग इसके अंदर एक वस्तु डुबाते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल में एक बॉल को डुबाते हैं। ठीक, तो होगा क्या, पानी नीचे गिरेगा। समझ गया, तो सारा पानी नीचे नहीं गिरेगा, उतना ही पानी नीचे गिरेगा जितना ये बॉल पानी को हटा सकता है। तो मान लेते हैं बॉल ने पानी को हटाया, कितना पानी को हटाया, इतना पानी को हटाया। ठीक, और इतना पानी का वजन कितना है, मान लेते हैं 1 kg। समझा। तो अब इनके कहने का मतलब ये था, ऊपर की ओर बल अनुभव करती है और जो विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो कितना बल ये ऊपर की ओर फील कर पाएगा बॉल, बॉल जब अंदर डाले तो पानी ऊपर धक्का देगा, तो कितना जोर से धक्का देगा, है ना। बॉल कितना बल को फील कर पाएगा कि नीचे से ऊपर की ओर मेरे को मिल रहा है, तो वो 1 kg मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये बॉल जब पानी में गया तो 1 kg पानी बाहर निकला। समझ गया, तो वो 1 kg फील कर पाएगा कि नीचे से उसको धक्का मिल रहा है ऊपर की ओर। इसकी जगह पे और तू कुछ डाल दे, ठीक है, तो जितना पानी निकलेगा, मान लेते 5 kg पानी निकला बाहर, तो वो समझ जा कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, बॉइंसी फोर्स, जो कि ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, तो वो 5 kg का दे रहा है। समझा, बहुत ही आसान भाषा में हम तेरे को समझाने का कोशिश किया। अब तू बोलेगा कि कौन सा चीज पानी में डूबेगा, कौन सा चीज पानी में तैरेगा, कैसे हम जाने। तो समझ जा कि अगर बॉइंसी फोर्स, समझा, किसी भी वस्तु के वजन से ज्यादा हुआ तो वो उस चीज को ऊपर तैराएगा, फ्लोट करेगा। समझ गया। अगर बॉइंसी फोर्स कम है उस वस्तु के वजन से, तो वो क्या होगा, डूब जाएगा, जैसे पत्थर हो गया, है ना। और तैरता कौन है, जैसे नाव हो गया। उसके बाद कौन सा चीज ना ही डूबेगा ना ही तैरेगा, तो वो तब होता है जब बॉइंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, उसके वजन के बराबर हो। समझ गया, तो वो क्या होता है, बीच में रहता है। अब हम तेरे को सबसे बड़ा डाउट क्लियर कराते हैं कि एक लोहा क्यों डूब जाता है जबकि लोहे का बना हुआ जहाज क्यों नहीं डूबता है। समझा। तो हम लोग एक साइड ले लेते हैं लोहे का गेंद। ठीक, ये पूरा एकदम लोहे का बना हुआ है। समझ गया, और दूसरा ले लेते हैं लोहे का जहाज। ये जहाज जो बना हुआ है लोहे का बना हुआ है, तो ये डूबेगा क्यों नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है, इसके अंदर सिर्फ लोहा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पानी हटाएगा, ये थोड़ा सा पानी हटा पाएगा। समझा। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉइंसी फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा इसके वजन के मुकाबले। तो इसका वेट ज्यादा हो गया, बॉइंसी फोर्स कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये डूब जाएगा। अब यहाँ पे जो ये जहाज है अपने पास, तो यहाँ क्या होता है, जहाज का अंदर खाली होता है, खोखला होता है, तू देखा होगा। समझ गया ना, तो इसमें बहुत सारा हवा भरा हुआ होता है, और इसका जो एरिया होता है ये ज्यादा बड़ा होता है। समझा ना। तो ये क्या करता है, बॉइंसी फोर्स इसके एरिया पे जो लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है। समझा, इसके वजन के मुकाबले। तो क्या होता है, ये नाव तैरती है। समझ गया, और नाव का शेप इसी तरह से डिजाइन किया जाता है ब्रो, ताकि वो ज्यादा पानी को हटा सके। ठीक है, और ज्यादा बॉइंसी फोर्स उसके एरिया पे लग सके। तो आई होप तू यहाँ तक समझ पाया हो हम जो तेरे को बता रहे हैं। ठीक है, अगर तू नहीं समझ पाया तो कमेंट में पूछ ले। तो देखते हैं ब्रो, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, और रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं सापेक्ष घनत्व। ठीक है, तो पहले देखेंगे घनत्व क्या होता है, डेंसिटी। तू एक एग्जांपल समझ कि तेरे पास दो बक्सा है, या फिर मान लेते हैं तेरे पास दो बैग है। मान लेते हैं ये हो गया बैग ए, और ये हो गया अपने पास बैग बी। दोनों सेम बैग है, दोनों के अंदर सामान रखने का कैपेसिटी सेम है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बैग ए में क्या करते हैं, रुई डाल देते हैं, कॉटन। और बैग बी में हम लोग क्या करते हैं, पत्थर भर देते हैं। ठीक है, रॉक। तो तू देखेगा, ये बैग ए जो है जिसमें रुई डाला हुआ है वो हल्का है, और बैग बी जो है वो भारी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तू गौर करेगा, दोनों का साइज, जो वॉल्यूम है, साइज का मतलब हो गया अपने पास वॉल्यूम, जगह, दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन वेट जो है वो अलग अलग है। समझा, ये हो गया डिफरेंट। तो यही होता है ब्रो डेंसिटी। समझा, डेंसिटी कुछ नहीं है, डेंसिटी ये है कि एक जगह में कितना माल हम लोग भर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। समझा। अब इसका फॉर्मूला देख, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का मतलब हो जाता है द्रव्यमान। समझ गया, द्रव्यमान क्या है, मतलब वजन कितना है, और वॉल्यूम होता है कि जगह कितना है अपने पास। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब किसका यूनिट हो जाता है, वॉल्यूम का, और ये केजी किसका यूनिट हो जाता है, मास का। समझ गया ब्रो, इतना समझ गया। तो तू अब एक चीज और समझ कि अपने पास कॉटन है, रुई है। ठीक है, और एक साइड अपने पास है लोहे का गेंद, आयरन बॉल, इसको हम लोग लिख देते हैं आयरन बॉल। तो अब होगा क्या, दोनों का मास अगर हम लोग मान लेते हैं 100 ग्राम है। ठीक, बॉल का भी मास 100 ग्राम है, द्रव्यमान 100 ग्राम है, और कॉटन का भी द्रव्यमान 100 ग्राम है। लेकिन ये जो जगह छेकेगा, ये रुई जगह छेकेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया, लेकिन बॉल जो है वो भी 100 ग्राम का है, लेकिन ये जो जगह छेक रहा है, ये जगह छेक रहा है, मान लेते 13 सेंटीमीटर क्यूब। समझा। तो अब इसमें से डेंसिटी किसका ज्यादा है, तो ये रुई का जो डेंसिटी है ये कम है। समझा, और बॉल का जो डेंसिटी है लोहे का वो ज्यादा है। तो यहां से तू क्या सीखा, तो यहां से ये सीखा कि जो कम जगह में ज्यादा वजन डाले, भार डाले, ठीक है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। यहाँ पे कम जगह लिया लेकिन ज्यादा भार डाला आयरन का गेंद, तो उसका डेंसिटी ज्यादा है। समझ गया। और कॉटन जो है वो जगह ज्यादा छेका लेकिन हल्का है, तो उसका डेंसिटी कम है। समझ गया। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष घनत्व। कहने का मतलब ये है, तो सबसे पहले बताते हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी बताता है कि कितना भारी है
समझ गया? डेंसिटी क्या बताता है, कितना भारी है, और रिलेटिव डेंसिटी बताता है कि पानी के मुकाबले कितना भारी है। समझा? इसको कॉपी में नोट डाउन कर। रिलेटिव डेंसिटी क्या बताती है कि पानी के मुकाबले कोई चीज कितना भारी है। समझ गया? तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिस चीज का हम लोग डेंसिटी नापना चाह रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास बॉल हो सकता है या फिर कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक। अब इसके डेंसिटी को हम लोग पानी के डेंसिटी से नापेंगे, तो वही लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ गया? अब बोलेगा भाई पानी का डेंसिटी कितना होता है, तो पानी का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब कि 1 मीटर क्यूब का तेरे पास जगह है, उसमें जो पानी अटेगा वो पानी कितना अटेगा, 1000 kg। समझ गया? तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज डूबेगा और कौन सा चीज तैरेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ ब्रो, पानी का अपने पास डेंसिटी क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग 1। समझ गया? अब तू समझ, किसी भी सब्सटेंस का जब हम लोग डेंसिटी नापेंगे और उसका डेंसिटी 1 से कम आएगा, तो वो क्या करेगा, तैरेगा पानी पे। अगर किसी सब्सटेंस का डेंसिटी नापे, ठीक है, और उसका डेंसिटी 1 से ज्यादा आ गया, तो वो क्या करेगा, वो पानी में डूब जाएगा। समझा? अब हम देखो एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में ले लेते हैं लकड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वुड। अब लकड़ी का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, लकड़ी का रिलेटिव डेंसिटी होता है अपने पास 0.6। तो ये क्या करेगा, ये 1 से कम है। समझा? 1 से कम है तो ये तैरेगा, फ्लोट करेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा अपने पास आ जाता है आइस, बर्फ। बर्फ का रिलेटिव डेंसिटी होता है 0.9। समझा कि नहीं? तो ये 1 से कम है, तो 1 से कम है तो ये भी तैरेगा। समझ गया? उसके बाद हम लोग ले लेते हैं पानी, वाटर। तो वाटर का तो रिलेटिव डेंसिटी 1 है, तो ये 1 के बराबर ही है, तो ये क्या करेगा, बीच में रहेगा। समझा? उसके बाद आ जाता है लोहा, आयरन। तो आयरन का रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 7.8। तो ये क्या करेगा, ये 1 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा। ठीक है, सिंक। उसके बाद आ जाता है गोल्ड, सोना। गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी क्या है अपने पास, 19.3। तो ये 1 से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ये भी डूब जाएगा और बहुत तेजी से डूबेगा क्योंकि इसका रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है। अब तू समझेगा ये 0.6, 0.9 ये क्या है ब्रो, ये समझा। तो ये समझ, जैसे मान लेते हैं बर्फ का रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 0.9। तो ये हो गया अपने पास बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, आइस। अब ये जो है, ये पानी के ऊपर जो है सिर्फ 10% रहेगा, और पानी के अंदर जो होगा वो 9% होगा, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी 0.9 है। तो कहने का मतलब 9 हिस्सा नीचे है पानी के और 1 हिस्सा ऊपर है, जिसका रिलेटिव डेंसिटी 0.6 है। तो कहने का मतलब 6 हिस्सा नीचे है और 4 हिस्सा ऊपर है। समझ गया? इसीलिए ब्रो क्या हुआ था, टाइटेनिक जो थी अपने पास जहाज, वो जब जा रही थी तो वो बर्फ से टकरा गई थी, आइसबर्ग बोलते हैं उसको, बर्फ के पहाड़ को, ठीक है। तो बर्फ नीचे ज्यादा था, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी इसका 0.9 है, तो मतलब 90% ये बर्फ पानी के नीचे है और 10% बर्फ ऊपर है। तो जहाज का जो कैप्टन थे वो देखे, अरे भाई ज्यादा बड़ा बर्फ नहीं है, छोटा ही है, निपट लिया जाएगा। लेकिन उनको पता क्या था कि 90% नीचे बर्फ है। तो गया, टकरा गया था भाई, उधर ही सब निपट गया। समझ गया ना हम लोग? उसके बाद तू देखेगा ब्रो, जब तेल और पानी को हम लोग मिक्स करते हैं तो तेल ऊपर ही तैरता है। समझ गया? पानी में मिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तेल का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 0.9 है लगभग, तो 1 से कम है ना। तो ये क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। समझ गया? और यही एक रीजन है जिसकी वजह से जब हम लोग सलाद में तेल डालते हैं तो सलाद में है क्या, सलाद में पानी है। खीरा में क्या है, पानी है ना। प्याज में क्या है, पानी है। तो पानी और तेल मिलेगा नहीं, तो वही तेल ऊपर छतनाते रहता है। समझ गया? तो यहाँ पे हम देखो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों बता दिए। एक बार और समझा देते हैं। डेंसिटी होता है कि कोई चीज कितना भारी है, समझ गया। और रिलेटिव डेंसिटी होता है कि पानी के मुकाबले कोई चीज कितना भारी है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। समझा? अब हम लोग देखते हैं पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये दो चार क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया था, वही हम तेरे को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन है अपना, यदि कोई वस्तु द्रव में तैर रही है तो वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, आर्किमिडीज ने ही बताया था कि कोई चीज कब तैरती है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसा ही मात्रक क्या है। ऐसा यूनिट क्या है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना। तो ये है न्यूटन। न्यूटन को शॉर्ट में एन लिखते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। तीसरा और दमदार क्वेश्चन है, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के मुकाबले कैसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। अब ये होगा क्यों, ये समझ। कोई भी चीज का भार जो होता है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेट, वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, और पृथ्वी के पास अर्थ का ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चंद्रमा का ग्रेविटी कितना है, ये ग्रेविटी है चंद्रमा का 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1.6 को जब तू
6 से गुना करेगा तो वो 9.8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 9.8 का 1/6 पार्ट है 1.6। तो अगर कोई भी वस्तु का भार, वजन, अगर पृथ्वी पे 60 न्यूटन है, समझ गया, तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, इसका 1/6 भाग, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। जब सॉल्व करेगा तो ये 10 आ जाएगा। समझा कि नहीं? और ये वजन जो होता है, भार जो होता है, वह बदलते रहता है। चंद्रमा पे कुछ और है, पृथ्वी पे कुछ और है, सूरज पे चला जाएगा वहां कुछ और है, मंगल ग्रह पे कुछ और है। समझा कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। और रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, पानी के मुकाबले कोई चीज कितना भारी है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। और डेंसिटी किसको बोलते हैं, कि वह कितना भारी है। समझ गया? अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु पानी में डाली जाती है और तैरती है तो इसका घनत्व क्या होगा। कोई भी चीज पानी में जब डालते हैं, समझ गया, और वो तैरने लगता है तो उसका घनत्व क्या होगा। तो उसका घनत्व जो होगा पानी से कम होगा। देखो भी पता है कि हर एक चीज पानी में नहीं तैरता है। पानी का घनत्व होता है एक, और जो भी चीज पानी के घनत्व से कम होता है ना, वही तैरता है। अगर बराबर होगा तो वो पानी में चला तो जाएगा, लेकिन ना ही वो डूबेगा ना ही पानी के ऊपर रहेगा। और पानी से अगर ज्यादा होगा तो वो पानी के अंदर एकदम नीचे चला जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पे हो गया है अपना चैप्टर क्लोज। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रेशर, बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर से एक बार हम लोग बॉयंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो थोड़ा उतना डीप में नहीं बताया गया, लेकिन वहाँ पे डीप में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। और एक नया पॉइंट पढ़ने वाले, प्रेशर, दबाव। तो जानता होगा पानी के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ज्यादा प्रेशर बनता है। समझ गया? तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर तेरे को लोग को समझ में नहीं आया तो तू एक बार ऊपर जा, ऊपर जाके फिर से उसको देख। अगर फिर भी तेरे को समझ में नहीं आए तो कमेंट कर, और कमेंट करने में कोई भी कंजूसी मत कर, और साथ ही साथ फीडबैक दिया कर। अगर हम कुछ गलत पढ़ा दिए, है ना, या फिर हम कुछ नहीं पढ़ाएं, या फिर कहीं पे कुछ गलत लिखा हुआ है, तो बेझिझक तू मेरे को फीडबैक दे सकता है, तो कमेंट कर सकता है। देख भाई, हम कोई भगवान नहीं है, या फिर हम कोई एक्सपीरियंस टीचर नहीं है कि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं एक ही चीज को, तो हम उस चीज में महारथी बन गए, या फिर उस चीज में बहुत ही ज्यादा फ्लो में है। ना, ये हम पहली बार पढ़ा रहे थे। समझ गया? और दूसरा, तू बोलेगा पढ़ने में बहुत तेज होगा, भाई हम पढ़ने में घंटा कोई तेज फेज नहीं है। लेकिन ये चीज है कि अगर हम जो चीज पढ़ाना चाहते हैं तो उस चीज को हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और उस चीज को हम अच्छे से पढ़ा देते हैं किसी भी चीज को, किसी भी आदमी को। तो उसके दिमाग से वो चीज निकलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गलती हो जाती है, तो उस गलती को बताना तेरा काम है। तो कमेंट कर और उसको बता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है अपना चैप्टर क्लोज। आज के लिए इतना काफी है, अगले चैप्टर में हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग, बाय बाय।